हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अध्ययन का कार्य। पिछली क्लासों में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। और संविधान में हम लोगों ने देखा था कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। ठीक है। आज की जो क्लास रहेगी वो बहुत दमदार क्लास होने वाली है। दमदार इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा संविधान बना, ठीक है, जो संविधान हमारा बना वो एक दिन में नहीं बना। उसके पीछे कई सारे प्रोसेस होते रहे, कई सालों का संघर्ष रहा। हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि ये जो हमारा संघर्ष रहा ये किस तौर से रहा, कैसे कैसे चीज़ें इतिहास के तौर पे आगे बढ़ती रहीं, और जगह जगह पर समय समय पर कैसे संशोधन होते रहे, कैसे इसमें बिल लाए गए, कैसे इसमें हस्तक्षेप होते रहे। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और निश्चित तौर पे ये वाली जो क्लास होने वाली है, यहाँ से आगामी जितने भी पेपर होंगे सब में एक आध प्रश्न आपको दिखाई आराम से पड़ेंगे। ठीक है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, संविधान। और संविधान में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास का मतलब, संवैधानिक का मतलब हमारा संविधान, इतिहास का मतलब वही कि प्राचीन काल से हम कैसे बनाते हुए चले आ रहे हैं अपने संविधान को। ठीक है। मतलब एक जो क्रम है, ये समझ लीजिए कि हम जड़ों में जा करके संविधान की जो जड़ है, जो मूल है, उस मूल में, उस जड़ में जा करके आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से। अगर कोई नया है बंदा, पहली बार कंपटीशन में आया है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो इससे अच्छा उसको प्लेटफॉर्म शायद मुश्किल है मिल पाना, है ना। चलिए देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। जब हम लोग भारत के संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात आती है, और वो बात क्या होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि 1600 में ब्रिटिश के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा एक कंपनी स्थापित की जाती है, और उसका नाम क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ संवैधानिक विकास में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इनको हम एक फॉर्म में पढ़ेंगे। उस फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं, चार्टर के नाम से। चार्टर का हिंदी में क्या होता है, राजलेख। यानी समय समय पे जो अधिनियम बन के आएंगे, जो परिपत्र बन करके आएंगे, और ये बन करके कहाँ से आ रहे हैं, इंग्लैंड से। इंग्लैंड का मतलब ब्रिटिश से हमारे वहाँ आएंगे, और यहाँ पे जो कंपनी एक लगेगी, उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छे से, जो बेसिक में है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए लगाई जाती है। और ये जो कंपनी कैसे काम करेगी, भारत में कैसे काम करेगी, कैसे मजदूर रखेगी, कैसे उनका पैकेज देगी, कैसे सैलरी देगी, भारतीय जो मजदूर होंगे, भारतीय जो लोग होंगे, उनके साथ इनका व्यवहार कैसा होगा, उनके साथ इनके समझौते कैसे होंगे, इन सभी गतिविधियों को देखने के लिए, इनकी कार्यप्रणाली को देखने के लिए समय समय पर एक एक फरमान जारी हो जाता था इंग्लैंड से, इंग्लैंड के राजा या रानी के द्वारा, और वो यहाँ पे लागू हो जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी पर। लेकिन बाद में कंपनी भी इनके नियमों के आधार पे काम करना नहीं चाहती है, वो कुछ अपना निजी करना चाहती है, या अपने निजी भावनाओं के तरीके से लाभ कमाना चाहती है, और फिर इसमें कंट्रोवर्सी चलती हैं। तो आप ये जानेंगे कि जो पहले के नियम आते थे वो भारत के लिए नहीं आते थे, भारत में जो स्थापित कंपनी थी, और कंपनी के अंदर जो गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय हुए, उनको सही दिशा दिखाने के लिए फरमान जारी होते थे। और वो जो फरमान जारी होते थे, वो जो संदेश आते थे, वो हमारे किस नाम से जाने जाते थे, चार्टर या राजलेख। क्लियर है इतनी बात। तो हम लोग जितने भी फरमान हैं उनके माध्यम से पढ़ेंगे भारत को। और भारत में धीरे धीरे आकर के ये संवैधानिक विकास किसका रूप ले लेगा, संविधान का। संविधान का रूप कब लेगा, जब हमारे वहाँ कैबिनेट मिशन आएगा, वो अपनी सलाह मशवरा देगा, और उसके बाद में भारतीय क्या बनेगी, भारतीय संविधान सभा बनेगी। तो वहाँ एक लंबे प्रोसेस, क्योंकि संविधान हमारा बनता कब है, आप सभी लोग भली भांति जानते हो कि भारत का संविधान कब बनता है। ठीक है। तो 1950 में, और लागू आप जानते हो 1949 में, नवंबर 1949 में लागू हो जाता है, मतलब अंगीकृत कर लिया जाता है। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात हम किसकी कर रहे हैं, 1600 की। यानी 1600 से जो आप वहाँ चलोगे 1950 तक, है ना, कि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, और 1950 में हमारा संविधान बन करके पूरी तरीके से लागू हो जाता है, 26 जनवरी 1950, जब हमारा गणतंत्र दिवस है। तो 1950 और 1600, ये अगर हम यहाँ पे लिख दें 1950
और ये हमारा 1600। इसके बीच में देश कैसे चला, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो कंपनी ने कैसे नियम के साथ काम किया, ये जो पूरा का पूरा पुलिंदा है नियमों का, ये जो संचालन की जो प्रणाली है, कहाँ से कहाँ तक, 1600 से 1950। इनमें कहीं कहीं पे वर्चस्व दिखाई पड़ेगा कंपनी का, कहीं पे राजा रानियों का, कहीं पे वायसराय का, कहीं पे गवर्नर का, कहीं पे भारतीय लोगों का, ठीक है, कई सारे क्रांतिकारियों का। तो ये वाला सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक। जैसे ही हम यहाँ से ये वाली दूरी कवर कर लेंगे और जब हम पहुंच आएंगे 1950, यानी थोड़ा सा पहुंचने वाले ही होंगे, तब आपको हम पढ़ाना शुरू कर देंगे भारत का जो संविधान सभा है, जो कैबिनेट मिशन आई। और संविधान सभा जब बैठक करवा देंगे, पहली कब हुई, 9 को हुई, फिर 11 को, फिर 13 को, फिर हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाएगा। और फिर आप पढ़ेंगे संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, संविधान का भाग 2 नागरिकता, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, संविधान का भाग 4 मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सब चीज़ें हम तब पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में जो बेसिक वाली क्लास हमने बताई, जड़ों वाली बात बताई, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। चलिए, समय आपका ना खराब किया जाए ठीक है, तो समय खराब नहीं, नए लोगों के लिए यही चीज़ सीखनी है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पहला देखेंगे कि 1600 आप यहाँ पे देख लोगे, 1600 का राजलेख। और इस राजलेख को हम किस नाम से जानते हैं, चार्टर के नाम से, ठीक है। 1600 का राजलेख या चार्टर लेख, यानी ये किसके लिए आएगा, भारत में कंपनी के लिए आएगा। कैसे आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। होता क्या है कि 1600 में एक राजलेख आता है, और राजलेख कहाँ से आता है, इंग्लैंड से आता है। उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी, पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया थी कि एलिजाबेथ थी, और एलिजाबेथ थी तो प्रथम की, दूसरी थी, तीसरी थी, कौन सी थी। तो भारत में कंपनी की स्थापना के लिए जो पहला राजलेख आता है वो 1600 में आता है, और कंपनी का नाम रट लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहला राजलेख हमारा 1600 में आता है। और इसमें क्या होता है, इंग्लैंड की उस समय की जो रानी थी, उन रानी का नाम था एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम था, एलिजाबेथ प्रथम। तो एलिजाबेथ प्रथम उस समय की रानी थी, और इन्होंने क्या कर दी, परमिशन दे दी, इन्होंने स्वतंत्रता दे दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाएगी, कहाँ पे, भारत में। और ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन किसने दिया, रानी एलिजाबेथ ने, ठीक। तो 1600 राजलेख में पहला तो काम ये हुआ, कंपनी की स्थापना हो जाती है। दूसरा आप देखोगे कि इसमें जो हमारे गवर्नर मतलब थे, और गवर्नर के साथ में अन्य सदस्य कितने थे। तो गवर्नर की संख्या और अन्य सदस्यों की संख्या टोटल मिलाकर के सारे लोग कितने थे, 24 थे। 24 थे। और इस चीज को क्या नाम दिया गया, गवर्नर और उसकी परिषद, ठीक है। आप याद रखिएगा कि सबसे पहला जो राजलेख आया भारत में संवैधानिक विकास में, उस राजलेख को हम 1600 का राजलेख कहते हैं। इस राजलेख में काम क्या हुआ, रानी एलिजाबेथ ने परमिशन दी, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाती है, और इसमें 24 सदस्य थे। उन 24 सदस्यों को मिलकर के हमने क्या नाम दिया, गवर्नर और उसकी परिषद, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, पहला राजलेख आपका फिनिश हो गया। दूसरा जब राजलेख आप देखोगे, तो दूसरा राजलेख आपका आ जाता है 1726 का राजलेख। कब का, 1726 का राजलेख। और इसमें क्या हो जाता है, इसको भी आप देख लीजिए कि 1726 के राजलेख में यहाँ पर क्या, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, जो हमारे 3 बड़े प्रमुख शहर थे, ठीक है, जो जाने जाते हैं, कोलकाता, मद्रास और कोलकाता, मुंबई, मद्रास, यहाँ के जो राज्यपाल होते थे, राज्यपाल का मतलब आप समझ रहे हो, कंपनी के द्वारा जो अधीन थे, राज्यपाल की बात कर लें हम, ठीक है। राज्यपाल हो गए, और परिषद के जो सदस्य होते थे, राज्यपाल, गवर्नर और परिषद के सदस्य, इनको विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी हमारी आती है, और कंपनी में जो इन 3 शहरों की बात कर रहे हैं, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, इनके जो राज्यपाल होते थे और इनके जो गवर्नर होते थे, उनको परिषदों में, ठीक है, विधि बनाने की शक्ति। विधि का मतलब क्या होता है, कानून। जब भी आप संविधान पढ़ोगे तो जहां जहां पे विधि आएगा, विधि का मतलब क्या हो जाता है, कानून। इन 3 जगहों पर राज्यपालों को और गवर्नरों को और परिषदों के सदस्यों को विधि बनाने की पूरी छूट मिल गई थी। तो 2 राजलेख आपने देख लिए जो भारत के संवैधानिक इतिहास में होते हैं, यानी 1600 से और 1950 के बीच में 2 राजलेख आपने देखे।
एक तो आपने 1600 का और दूसरा 26 का, 1726 का। अगला आप देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से सारे के सारे प्रश्न एक एक समात आपको दिखाई पड़ेंगे, एक तरफ से आते झरनों की तरीके से जैसे गिरता है उस तरीके से प्रश्न गिरते हैं। तो पहला आप यहाँ पे देखोगे जो इंपॉर्टेंट है 1773 का राजलेख। 1773 का जो राजलेख है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, चार्टर बोल सकते हैं। और ये एक अपने और नाम से फेमस हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या जानते हैं हम लोग, रेगुलेटिंग एक्ट। तो पहला प्रश्न जैसे हमने बताया कि झरनों के तरीके से गिरते हैं, तो पहला ही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। तो वहां पे आंसर में विकल्प में होगा 1774, 1773, 1772 और 1777। तो पहला आपको याद रहना चाहिए कि भारत में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है कंपनी के माध्यम से कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए, वो हमारा कब आता है, 1773 में। कंपनी पर नियंत्रण करने का मतलब ये हो जाता है कि कंपनी भारत में आती है, कंपनी कई प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के भारत में आती है, जो वहाँ के राजा और रानी के द्वारा संचालित थे। लेकिन हो क्या जाता है, कंपनी जब ज़्यादा दिन तक यहाँ काम करती है, फिर वो अपने हिसाब से कुछ कामों को डील करना शुरू कर देती है, जो श्रेष्ठ नहीं था। अब क्या होता है कि कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण करने के लिए ये लोग समय समय पर नियम बना देते थे, और वही नियम का प्रपत्र या लिफाफा आ करके यहाँ खुल जाता था कि भाई ये वाला वहां से आपको लिए आदेश आए हैं, ऐसा ऐसा निर्देश है, ऐसा आप करें। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजलेख क्यों आ रहे हैं, तो कंपनियों को दिशा निर्देश देने के लिए आ रहे हैं। और पहला अच्छा नियंत्रण करने का प्रयास कहाँ पे दिखाई पड़ता है, 1773 में। और 1773 में जो राजलेख आया, जो चार्टर आया, उसको हम किस नाम से जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। इतनी बात उम्मीद है सबको समझ में आई होगी। आगे हम लोग देखते हैं कि जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, पहला ये क्या होता है कि 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट तो आ रहा है हमारा 1773 में, लेकिन हमारा जो कलकत्ता है, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई, वो कब कर दी गई, 1774 में। तो गलती से भी आप 73 ना लगाइएगा, एक्ट हमारा 73 में आएगा। और सर्वोच्च न्यायालय, जैसे हमने संविधान की पिछली क्लासों में बताया था कि संविधान का सर्वोच्च संरक्षक वो कौन है, आपका न्यायपालिका। और न्यायपालिका का जो जो अंदर वाली चीज होती थी उसको आप याद कर लीजिए। संरक्षक की जब बात होती है तो संविधान का संरक्षक हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय मिलता कहाँ था, न्यायपालिका। तो पिछली क्लास में न्यायपालिका आपको बता दिया गया। आपको आंसर क्या लगाना है, सर्वोच्च न्यायालय के संरक्षक के तौर पे हम, सॉरी, संविधान के संरक्षक के तौर पे हम किसको जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को। और वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय की भारत में स्थापना कब आपको दिखाई पड़ती है, 1774 में। किस एक्ट के माध्यम से, 1773 के एक्ट के माध्यम से। इतनी बात क्लियर हुई। अब जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय बन गया, जैसे वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है, उसके प्रमुख न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं, कभी 46, कभी 47वें नंबर के, है ना, कभी रंजन गोगोई, कहीं उसके बाद में कोई दूसरे। तो ऐसे ही यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा स्थापित किया गया 1774 में, ठीक है। अब 1774 में जब स्थापित किया गया, कहाँ पे किया गया, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में किया गया, इसके मुख्य न्यायाधीश कोई रहे होंगे और कोई अन्य न्यायाधीश रहे होंगे। तो एग्जाम में आपसे यहाँ से फटाक से क्वेश्चन पूछता है कि भाई भारत का जो पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया कहाँ पे किया गया, तो आंसर क्या लगाओगे, कोलकाता। किस एक्ट के माध्यम से, 1773 के माध्यम से। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। कौन थे, सर एलिजाह इम्पे। याद रखिएगा, सर एलिजाह इम्पे। इसके 3 मेंबर और थे। पहला तो सर एलिजाह इम्पे थे, ये प्रमुख थे। 2 सदस्य, 3 सदस्य इसके और कौन थे, तो 3 अन्य सदस्य चैम्बर्स, याद कर लीजिए, चैम्बर्स। और अगला लेमेस्टर। पहला चैम्बर सदस्य, दूसरा लेमेस्टर, और तीसरा आपके हाइड। ठीक, तो पहला चैम्बर्स, दूसरा लेमेस्टर और तीसरा हाइड। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या हो जाता है कि ये 1773 में और कौन कौन से काम बहुत जबरदस्त वाले होते हैं, जिसके लिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख लोगे कि निर्णय के खिलाफ अपील प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। यानी निर्णय के खिलाफ, ऐसे तो समझ में नहीं आ रही बात।
निर्णय कौन सा? ये हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इन लोगों ने करवा दी है। अगर सर्वोच्च न्यायालय में कोई वाद विवाद चलता है, कोई बात चलती है, किसी वाद पे निर्णय आता है और निर्णय ऐसा लगता है कि ये निर्णय सही नहीं है, ठीक, जैसे हमारा अगर राज्यों के उच्च न्यायालय में अगर कोई चीज खराब हो जाती है, ठीक है, हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट वाले निर्णय को पलटने के लिए कहाँ चले जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में, कि भाई ये बात हमने फैसला कराया और इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय, आप देश के सर्वोच्च न्याय प्रदाता हैं, तो आप हमारा न्याय करिए। तो सर्वोच्च न्यायालय अंतिम होता है, अपीली न्यायालय, अंतिम अपीली न्यायालय, पिछली क्लास में बताया, अंतिम अपीली न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता में था, अगर ये कोई गलत निर्णय दे देता है या निर्णय सही है लेकिन हमारी आत्म संतुष्टि नहीं हो पा रही है, हम इससे पूरी तरीके से क्या है, आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके निर्णय के खिलाफ हम कहाँ पे चले जाते? लंदन में। और लंदन में कहाँ पे मुकदमा दायर कर देते या अपनी बात रख पाते? प्रीवी काउंसिल में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा यह जाएगा कि भारत में जो पहला स्थापित किया गया सर्वोच्च न्यायालय कंपनी के माध्यम से 1773 एक्ट के माध्यम से, और उसके निर्णयों के खिलाफ अगर हमको जाना होता था तो हम किस संस्था में जाएंगे? तो उस संस्था का नाम आप याद रखोगे, प्रीवी काउंसिल। कौन सी काउंसिल? प्रीवी काउंसिल में जाते। और प्रीवी काउंसिल कहाँ थी? लंदन में। लंदन ना समझ में आए आप लिख लीजिए ब्रिटेन, और ब्रिटेन भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्या लिख लीजिए? इंग्लैंड। और इंग्लैंड भी ना समझ में आए तो पीटर इंग्लैंड। ठीक है, तो ये चीज आप देखोगे कि निर्णय के खिलाफ हम कहाँ जाएंगे? लंदन में, क्योंकि ये सारी चीजें संचालित ही कहाँ से हो रही थी? लंदन से, ब्रिटेन से। क्योंकि अभी आप देखो कि भारत गुलाम हो जाता है, काफी ज्यादा दिन दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा रहता है, तो ये हम लोगों को जो संचालित कर रहे थे वो लोग कर रहे थे, वो लोग जब जाते हैं तभी हमको संविधान बनाने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपने देख ली। आगे आप देखेंगे इसमें अगला क्या होता है कि कंपनी का निजी व्यापार बंद। ठीक है, कंपनी का निजी व्यापार बंद का मतलब ये हो जाता है कि कंपनी किसके सरपरस्ती में भारत आई थी? जो सरपरस्ती थी वो थी इंग्लैंड के शासक या प्रशासक या राजा या रानी। राजा रानी ने एलिजाबेथ ने, आपने देखा 1600 के चार्टर एक्ट में कि इन्होंने इसकी स्थापना करवाई, और उनका उद्देश्य क्या था कि आप इंडिया जाइए, भारत में व्यापार की संभावनाएं प्रबल हैं, लौंग मसाले और भी जो कच्चे सामान होते थे उनके लिए भारत बहुत बड़ा एक हब बन सकता है पूरे इधर के क्षेत्रों में। तो आप जाइए वहां, अच्छा व्यापार करिए और अपने देश को आप मुनाफा प्रदान करवाइए। लेकिन होता क्या है, कंपनी आती है और कंपनी के अंदर के लोगों के अंदर ये भावना व्याप्त हो गई कि हम यहाँ पे कुछ निजी व्यापार कर लें। निजी व्यापार का मतलब ये है कि हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे खा रहे हैं, यहाँ के लोगों से हमारी जान पहचान बढ़ रही है, साहूकारों से या कुछ ऐसे लोगों से, तो उनसे हम निजी व्यापार कर करके अपना मुनाफाखोरी करके अपनी जेबें भर लें। तो जब ये बात पता चलती है, क्योंकि नियंत्रण में किसके होती हैं कंपनियां? राजा रानी के, ब्रिटिश के। उनको जब ये बात पता चलती है तो उन्होंने एक आदेश, एक फरमान दिया कि कंपनी के प्रशासकों कंपनी का निजी व्यापार पूरी तरीके से हम क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। चोरी छुपे आप अगर कर लेते तो कंपनी के जो गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय जो भी थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती, इंग्लैंड के माध्यम से एक फरमान फिर चल करके आ जाता। तो आपने देखा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, मुख्य न्यायाधीश रेलजा एमपे, 3 और चैम्बर्स लेमिस्टर हाइट सदस्य थे। अगर निर्णय के खिलाफ जाना है तो कहाँ जाएंगे? प्रिवी काउंसिल में। प्रिवी काउंसिल कहाँ होती थी? लंदन, ब्रिटेन या इंग्लैंड, तीनों एक ही है। आगे आप देखोगे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और कौन थे उस समय? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इनके बारे में आप देखोगे, अगर कहा जाए कि बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत या किस चार्टर के तहत या किस राजलेख के तहत किया गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इतनी बातें आप लोगों ने आज के देखी संवैधानिक विकास में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, फिर धीरे धीरे धीरे, अभी हम इंग्लैंड के अधिनियम पढ़ रहे हैं, फिर भारतीय शासन के अधिनियम हम पढ़ते रहेंगे, भारत के शासन के भी राजलेख जारी होते रहते हैं। और ये वाला सिलसिला जो आज हमने शुरू करा है, ये सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया है 1600 से, और ये सिलसिला हम लोगों को पहुंचेगा कब? 1950 तक। और जब हम लोग 1950 में पहुंच जाएंगे तो हम पूरी तरीके से अपना संविधान का निर्माण कर लेंगे, और जब कर लेंगे फिर उसके अंदर की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।